आज मेरी जेठानी बेहोश हो गई थी। मेरा पति गोद में उठाकर उन्हें गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। सदमा ही कुछ ऐसा था। मेरे जेठ का कुछ दिन पहले ही देहांत हुआ था। मेरी जेठानी को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। मेरे जेठ और जेठानी में बहुत प्यार करते थे। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। जेठ के अचानक से हार्ट अटैक फेल होने की वजह से मौत हुई थी। 4 दिन से मेरी जेठानी ने एक नेवाला भी नहीं खाया था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने कभी कुछ खिलाने मिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो साफ मना कर देती। एक अजीब बात ये थी कि वो किसी के हाथ से खाना न खाती, लेकिन जब मेरा पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाता तो वो खाने लगती। मैं और मेरा पति जेठानी का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो बे औलाद थी, उस पर अब पति का गम भी। मुझे उसकी हालत पर बहुत अफसोस होता, लेकिन ना जाने क्यों अब जब से मेरे जेठ का देहांत हुआ था वो रोज़ ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे बहुत परेशानी सी होने लगी थी। एक तो मेरी जेठानी किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम मैं ही करती थी। फिर मेरे दोनों बच्चे छोटे थे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। उस पर अब ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि जेठानी आए दिन बेहोश हो जाती। हालांकि उनका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वो अपने मायके नहीं जाती थी। कहने लगी मुझे अब हमेशा अपने इसी घर में रहना है। जबकि वो जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन कहने लगी कि वो मेरे जेठ मुकेश के नाम पर ही ज़िंदगी गुजारेगी। पहली बार तो मैंने ये सोचा कि वो सदमे में है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अब तो महीना गुजर गया था। अब मेरी जेठानी की हरकतें मुझे कुछ अजीब लगने लगी थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती। खाना नाश्ता मैं उन्हें कमरे में देकर आती। कोई मोहल्ले की औरत उनसे मिलने भी आती तो वो कमरे से नहीं निकलती और मिलने से इनकार कर देती थी। मुझे मुकेश की बातें करके दुख होता है। अब ये भी नहीं था कि वो हर वक्त रोती रहती थी। पूरा दिन नॉर्मल रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरा पति घर दाखिल होता वो कमरे से बाहर आ जाती और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, तुम्हारा भाई मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे जीऊँगी। मुझे ना जाने क्यों अब जेठानी की बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें इतना गम था तो मेरे गले लग कर रो लग लेती, अपना जी हल्का कर सकती थी। ये कौन सा गम था, मेरे पति के साथ लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो वो भली चंगी रहती थी। मेरा पति दिन का गया भूखा प्यासा थका घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसके गले लगकर रोना शुरू कर देती थी। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश हो जाती थी। मेरा पति उन्हें गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता। जब वापस घर आती तो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती थी। ऐसी कौन सी बीमारी थी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब जेठानी डॉक्टर से लौटकर आती तो ठीक हो जाती। मेरा पति भी बिन नाक मुंह बनाए अपनी भाभी के काम के लिए तैयार हो जाता, और अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देता कि अभी थका हूँ, नहीं जा सकता। तुम्हें मेरा एहसास होना चाहिए, सारी जिम्मेदारियाँ अब मुझ पर आ गई हैं। मैं चुप हो जाती क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देता और भाभी को कुछ ना कहता। मेरी जेठानी जवान थी, मेरे पति की हम उम्र थी। मेरे जेठ मेरे पति से 6 साल बड़े थे। उनकी शादी के फ़ौरन बाद मेरी सास भी चल बसी थी और ससुर पहले ही जा चुके थे। घर में बस ये 2 भाई ही रहते थे। मुझे भी पसंद करने मेरी जेठानी लाई थी। देखने में जेठानी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक आम शक्ल सूरत की मालकिन थी। मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। वैसे जेठ मामूली शक्ल सूरत के मालिक थे, लेकिन व्यवहार में बहुत अच्छे थे। 4 साल मेरे ससुराल में बहुत अच्छे गुजरे थे। मेरे जेठ मेरे साथ बिल्कुल छोटी बहनों की तरह पेश आते थे। मेरी जेठानी से भी आप करके बात करते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी जेठानी ने कोई फरमाइश कर मेरे जेठ से की हो तो वो पूरी ना की हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही ना जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ गया था। मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, बस हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी जेठानी बे औलाद थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़कर प्यार नहीं किया था, वरना एक
घर में रहते हुए वो औलाद की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वह हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती। मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी और वह घर के कामों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल चुकी थी और खुद कभी कभी जिम जाकर अपनी फिटनेस का ख्याल रखती थी तो कभी पार्लर जाकर बस अपने हुस्न को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। मुझे रात को ही तैयार होने की फुर्सत मिलती थी। पूरा दिन मेरी जेठानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती थी। जब मैं रात को तैयार होती तो दीपक कहते, अब तुम्हारे तैयार होने का क्या फ़ायदा, जब मैं आता हूँ तब तुम पसीने से भीगी होती हो। देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो पहले ही आम शक्ल सूरत की हो, उस पर जब आओ तुम बेहाल नज़र आती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। भाभी को देखो, भाई के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती हैं। उन्हें देखकर ही दिल बाग बाग हो जाता है। मुझे दीपक की बातों से तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मैं खामोश दबी सी लड़की थी। मुझे ज़्यादा चालाकियाँ नहीं आती थी। मुझे शादी की पहली रात दीपक ने यही कहा था कि मैं उनकी भाभी की कोई बात ना टालूं, कभी उनके साथ बहस ना करूं। मैंने कभी अपनी जेठानी के साथ किसी भी मामले में बहस नहीं की थी। मेरी रंगत साफ सुथरी थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों में लगकर मुझ पर इतनी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाऊं। बल्कि अक्सर ये होता था कि जब भी मेरे पति आने का वक्त होता, मैं किचन का काम निपटा कर कमरे में जाने की लगती तो मेरी जेठानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि सीमा, तुमने सलाद तो बनाई ही नहीं। तुम्हें पता है ना कि दीपक को सलाद कितना पसंद है। चलो पहले सलाद बना लो। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति की पसंद नापसंद का भी तुम्हें पता नहीं है। मुझे देखो, मुकेश के साथ साथ दीपक की पसंद नापसंद का भी मुझे अच्छी तरह से पता है। मैं सलाद बनाने लगती। जैसे ही दीपक घर लौटते, मेरी भाभी फौरन से घर का दरवाज़ा खोलकर मुस्कुरा देती। दीपक भी मुस्कुरा कर जवाब देते। ये भी कहते कि भाभी, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप करने की तमीज़ सीमा को भी सिखा दें। जब भी मैं घर आता तो किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इससे करीब होकर बात करो तो अदरक लहसुन और पसीने की बू सी मेरा जी मचलने लगता है। दीपक की बात सुनकर मेरी जेठानी खिलखिलाकर हंसने लगती। कहती, भाई तुम्हारी बीवी सुस्त बहुत है, पूरा दिन घर के काम भी उससे ख़त्म नहीं होते। मैं तुम्हारे भाई के आने से पहले सब काम निपटा कर देखो कैसे फ्रेश हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि ये रंग रूप वो सिर्फ दीपक को ही दिखाती थी। जब मेरे जेठ अपने काम से थके आते तो वो तब भी वो आंगन में दीपक के साथ बातों में मशरूफ़ रहती। बाहर की डोरबेल बजती तो मुझसे कहती कि सीमा, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारे भाई आए होंगे। मैं किचन से सलाद बनाने के बाद रोटियां पकाकर बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलती, अपने जेठ को नमस्कार करके अपने कमरे में चली जाती। जब नहा धोकर जल्दी जल्दी नीचे आती तो भाभी टेबल पर खाना लगा चुकी होती। बल्कि कई बार तो ये होता कि दीपक और भाभी खाना खा चुके होते। मेरे जेठ भी थके हुए आते थे। जब वो फ्रेश होके बाहर आते तो उनका खाना भी ढका हुआ रखा होता था। भाभी दीपक के साथ टीवी देख रही होती, लेकिन मेरे जेठ उन बातों को महसूस नहीं करते थे। वो चुपचाप खाना खा लेते। जैसे ही खाना खाकर खाली होती भाभी मुझसे कहती कि अब किचन तुम संभालो, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं टेबल से बर्तन उठाने लगती और ये भी सोचती कि पहले भी तो मैं ही किचन संभालती हूँ, वो करती ही क्या है, बस अपने हुस्न को चमकाती रहती है। शादी के चंद माह बाद ही मैं गर्भवती हो गई थी। दीपक का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ तो दीपक के साथ साथ मेरे जेठ भी बहुत खुश हुए थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वो जब भी घर लौटते मेरे बेटे को पकड़ लेते, इससे बहुत प्यार करने लगते। वही उनके उल्टा मेरी जेठानी मेरे बेटे को नहीं पकड़ती थी। वो मुंह से भी बहुत कहती थी कि उन्हें औलाद की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैंने कभी उनकी आंखों में औलाद की तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बड़ा बेटा कुछ माह का ही हुआ था कि मैं फिर से गर्भवती हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए मेरी जेठानी मेरा एहसास करेगी,
लेकिन मेरी जिम्मेदारी इतनी ही रही। छोटे बच्चे के साथ इस हालत में भी मैं किचन की सब काम संभालती थी। अगर कभी दीपक से शिकवा कर भी देती थी कि भाभी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करवाती, तो वो मुझ पर चिल्लाने लगते, कहते कि तुम अब जाहिल औरतों की तरह लगाई बुझाई शुरू कर दो ताकि हमारे घर में फसाद पड़ जाए। भाभी भी तो है, मजाल है कि उन्होंने कभी तुम्हारी बुराई की हो। मुझसे क्यों वो घर बनाना जानती है, रिश्ते निभाना जानती हैं, तुम्हारी तरह नहीं है। खबरदार दोबारा भाभी के खिलाफ कुछ कहा। जरा सा काम क्या बढ़ गया है, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। दीपक मेरी बात सुनते ही नहीं थे। मुझे समझने ही आते थी कि भाभी दिन भर करती क्या थी। किचन की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। सफाई, कपड़े धुलाई वो कर लेती थी, बाकी करने को बचता भी क्या था। दूसरा बेटा होने पर मैं बिल्कुल घन चक्कर से बनकर रह गई थी। अक्सर ऐसा होता कि मैं बच्चों के और घर की जिम्मेदारियों में दीपक को बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। बाकी मैं दिन भर की थकी होती थी, लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद पर ध्यान देने का भी वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात ये थी कि दीपक ने मुझसे शिकायत करना छोड़ दी थी। मुझे तो ये लगा कि दीपक मेरी मजबूरी देखकर मेरा एहसास कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कुछ महीने पहले की बात है। मेरे जेठ जब मैं बहुत चुपचाप रहने लगे थे और सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीने लगे थे। सिगरेट वो तब भी पीते थे, लेकिन कभी कभी, लेकिन अब तो हर वक्त सिगरेट पीते नजर आते थे। किसी गहरी सोच में डूबे रहते थे। मेरी जेठानी की वो ही रूटीन थी, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। वो लापरवाही किस्म की औरत थी, या शायद खुद पसंद थी। मेरे जेठ की उन्हें खास परवाह नहीं थी। मेरे बच्चों का जुड़वा बच्चों वाला हाल था। एक बीमार होता तो दूसरा भी बीमार पड़ जाता। एक वो भूख लगती तो दूसरे को भी भूख लग जाती थी। मुझे खाना बनाने के लिए रात को उठकर किचन में जाना ही पड़ता था। मैं जब कमरे से निकलकर लाउंज में आती तो मेरे जेठ अपने कमरे की बजाय लाउंज में बैठे सिगरेट पी रहे होते। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे। ना उन्हें मेरे किचन में जाने का पता चलता, ना ही वापस कमरे में जाने का पता होता। वो अपने ही सोचों में मगन थे। जब मैं कमरे में गई तो दोनों बच्चे रो रहे थे। दीपक उनकी वजह से उठकर गुस्से में लग रहे थे। मैंने दोनों बच्चों को खाना खिलाया तो बच्चे चुप हो गए। मैंने दीपक से कहा कि मुकेश भाई आजकल बहुत चुप रहने लगे हैं, सिगरेट भी ज़्यादा पीते हैं, क्या वजह है? दीपक शायद नींद में थे, कहने लगे ऑफिस की टेंशन होगी, ठीक हो जाएगी, ये कहकर लेट सो गए। लेकिन मुझसे मुकेश भाई ठीक होने के बजाय अपने गम अपने सीने में छुपाए दुनिया से चल बसे थे। और अब मेरी जेठानी ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया था कि जैसे ही दीपक ऑफिस से घर आते, वो कमरे से निकलकर उन्हें गले लगाकर रोने लगती और चक्कर खाकर बेहोश हो जाती। दीपक उन्हें गोद में उठाकर गाड़ी में बैठाए डॉक्टर के पास ले जाते। जब वह वापस आती तो जेठानी खुश नजर आती। मेरी तो हैरत में पड़ गई थी। जिस दिन उन्होंने शोक रंगदार जोड़ा पहने, वो फुल मेकअप किए अपने कमरे से बाहर निकली थी। फिर रोने लगी, शक्ल बनाकर दीपक से कहने लगी, मुकेश को मैं ऐसी अच्छी लगती थी, कहते थे तुम हमेशा सजी सवरी रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। लोग मुझे क्या इस तरह से बना देखकर जीने देंगे जैसा मुकेश चाहते थे। उनकी बात सुनकर दीपक भी उनकी बात की तारीफ करने लगे, कहने लगे आप रोज़ ऐसे ही तैयार रहा करें जैसे भाई को अच्छी लगती थी। उनकी गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं दीपक के आगे कुछ कह जाती। अब तो रोज़ तैयार होने लगी थी, घंटों दीपक से बातें करती थी। मुझे अब ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वो बेहोशी का ड्रामा करती। अब तो जब दीपक के साथ वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते और दीपक मुझसे कहते कि भाभी का दिल बहलाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करा दी है, ताकि उन्हें ये लगे कि मुकेश भाई नहीं हैं तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा मेरे होश उड़ने के लिए काफ़ी था। रात को मैं बच्चों को रोने की आवाज़ सुनकर बैठी, बराबर में देखा तो बिस्तर खाली था, दीपक गायब थे। जब मैं दूध बनाने के लिए कमरे में से बाहर निकली
तो मुझे अपनी जेठानी की हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाती हुए उनके कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था, लेकिन खिड़की का पट खुला था। जो कुछ मेरी आंखें न देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर रोने लगी। मैंने बच्चों को दूध दिया और सुला दिया। कुछ देर के बाद ही दीपक मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुए। मुझे देखकर कहने लगे, तुम अभी तक जाग रही हो? पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, भाभी भाई के बाद बहुत उदास हो गई थी। मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उनके कमरे से रोने की आवाज़ें आ रही थी, इसीलिए मैं उनके पास चला गया था, उन्हें तसल्ली दी थी। मैं थोड़ी मुस्कुराई और कहा, आपके यहाँ भाभी को सीने लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे। कहने लगे, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरी भाभी है, मेरी भाई की बीबी है। मैं उनके छोटे भाई समझकर तसल्ली दे रहा था। लेकिन अगर तुम मुझ पर यूं ही शक करती रही तो हाँ, तब मैं ज़रूर उनसे शादी कर लूँगा। ये बात सुनकर तो मेरे होश गुम हो गए। मेरा मायका कोई पैसे वाला तो था नहीं, फिर मेरी और भी छोटी बहनें थी जो शादी के लायक थी और अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में थी। मैं अपने 2 बच्चों के साथ मायके जाकर नहीं बैठ सकती थी। मैंने चुप साध ली थी। मेरी जेठानी तो और भी बेशर्म हो गई थी। अब तो दीपक के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वो मुझ पर हुक्म भी चलाने लगी थी, लेकिन मैं भी कब तक सबका दामन थामे रहती। एक दिन मैं उन पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि आपके अंदर शराफत नाम की चीज़ भी है कि नहीं? दीपक के साथ होते हुए आपको शर्म नहीं आती? वो पति मेरा है, लेकिन रात आप उसे रो धोकर अपने कमरे में बुला लेती हैं। उस दिन भी जब मैंने कमरे की खिड़की से देखा तो वो दीपक के सीने से लगी हंस रही थी। कह रही थी, तुम मुझे बिल्कुल मुकेश की तरह लगते हो। जब मेरे करीब जाते हो तो मुझे लगता है कि मुकेश मेरे पास है। प्लीज़ दीपक, मेरे पास उठकर मत जाओ। वो उसका सर सहला रहा था। कहने लगा, आप क्यों हर वक्त भाई को याद करती रहती हैं? इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। मैं एक औरत होने के नाते कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी? वो दीपक की भाभी आंसू बहाकर हासिल कर लेती। वो मेरी बात सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगी। कहने लगी, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर दीपक को देखो। तुम उसके साथ कहाँ जचती हो? तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मुझे उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ। मैंने कहा, तो फिर आपने मुझे अपने देवर के लिए क्यों पसंद किया? उनके लिए किसी खूबसूरत लड़की का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? इंसान देखने में जैसा भी हो, लेकिन नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो इस बात पर भी हंसने लगी। कहने लगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें दीपक के लिए पसंद किया था। मैं जानती थी कि तुम और दीपक के हिसाब से अच्छी नहीं हो। असल में मुझे दीपक के लिए तुम जैसी आम शक्ल सूरत की लड़की चाहिए थी, ताकि वो तुम्हारी बजाय मुझे देखने पर दिलचस्पी रखे, मेरी तारीफ़ करे, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं बेमिसाल हुस्न की मालकिन थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मुकेश की सिर्फ शराफत देखकर एक मामूली शक्ल सूरत वाले शक्ल से मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने दीपक को देखा था। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग था। पहली नज़र में दीपक पर अपना दिल हार बैठी थी। मुकेश के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे जहन में बस एक ही शख्स था और वो था दीपक। मुकेश मेरे हुस्न की तारीफ़ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं तो रोज़ दीपक के लिए सस्ती संवरती थी। वो मुझे भाभी समझता था, इज्जत भी करता था, लेकिन एक ही तकलीफ़ होती थी मुझे दीपक से कि वो मुझसे दूर दूर रहता था, मुझे देखता नहीं था। शायद इसलिए कि उसकी भाई की बीवी थी, लेकिन दीपक की ये आदत मेरी जान जलाकर रख देती थी। मेरी सास बीमार रहती थी, उससे मेरी खिदमत की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे न पति की परवाह थी न बीमार सास की। मैं हुस्न की मालकिन हूँ, मुझे हसीन मर्द चाहिए था और दीपक मुझे बहुत पसंद था। मुकेश को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फ़िटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ, ना ही
मुकेश में ऐसा कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला, क्योंकि मैं मुकेश से दूर रहने के और दीपक से करीब होने के बहाने ढूंढती थी। अपनी सास के देहांत के बाद मैं दीपक से बात करने लगी, उसके साथ वक्त गुजारने लगी। मुकेश को यही लगता था कि मैं दीपक का ख्याल रख रही हूँ, ताकि उसे माँ की कमी महसूस ना हो। जब भी दीपक ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं दीपक से खुद पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे। वो मुझे देखकर मेरी तारीफ कर देता तो मैं हवा में उड़ती फिरती थी। अगर दीपक की बीवी मुझसे ज़्यादा हसीन होती तो वो उसकी तरफ खो जाता, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुमसे शादी के बाद उसने मुझसे शिकवा किया था कि मैंने तुम्हें उसके लिए क्यों पसंद किया। कहने लगा कि भाभी कोई अपनी जैसी लड़की ढूंढ लाती। यह सुनकर तो मेरा दिल ही झूम उठा। तुम्हें मैं हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी, ताकि तुम कभी भी दीपक के दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन मुकेश को मुझ पर शक हो गया था। उन्होंने मुझसे मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये गम दिल को लगा लिया कि वो मेरी आंखों में दीपक की मोहब्बत को देख चुके थे। मैं उनसे दीपक के लिए मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। ये भी कह चुकी थी कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उनके साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रही हूँ। उसके बाद से मुकेश कमरे की बजाय लाउंज में सोने लगे थे, चुप चुप रहने लगे थे। शायद इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्द जान छूट गई। और अब दीपक की सारी हमदर्दियाँ मेरे साथ हैं। वो दिन दूर नहीं कि जब दीपक मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी जेठानी की गंदे इरादे सुन रही थी। जब बाहर का दरवाज़ा खुला देखा, दीपक बड़े गुस्से से अंदर दाखिल हुए और एक जोरदार तमाचा मेरी जेठानी के मुंह पर मारकर कहने लगे कि मैं आपको अपनी बड़ी बहन समझता था, और आज आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। मेरे बाप जैसे भाई को आपने मौत के घाट उतार दिया। अभी अभी यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं आपको जान से मार डालूंगा। जिस गुस्सैल अंदाज से दीपक बोल रहे थे, लगता था कि अपनी भाभी की सारी बातें सुन चुके थे। मैं दिल में अपने भगवान से प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि मेरी बात पर तो शायद कभी भी भरोसा ना करते। मेरी जेठानी की सच्चाई दीपक के सामने खुल चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। दीपक मुझसे नज़र झुकाकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है। जो भी रिश्ता हमारे भगवान ने दूसरों के साथ बनाया है, उसे उसी नज़र से देखा और गुजारा जाए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।